लग रहा था कि एक सहाफ़ी सामने बैठा हुआ है, सीनियर सहाफ़ी, और वो अपने ही कबीले को जो है वो हैंडल कर रहा है। तो बड़े ही सुकून से, बड़े ही तरीके से वो जवाब दे रहे थे। इवन कि इतना लंबा सवाल, जैसे अतीक का सवाल था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, अगर भारत नहीं आया तो क्या हाइबर मॉडल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा, मैं तो सोच रहा हूँ बस पाकिस्तान में होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी का उन्होंने कहा पाकिस्तान में होगा। सबसे अच्छी बात की कि कोई भी चेयरमैन अपने इख्तियारात से दस्तबरदार नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कप्तान नामजद नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां रोज़ाना पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं रात के इस पहर और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। कल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का फाइनल मैच खेला गया, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को शिकस्त से 2-4 किया। कल के इस मैच के हवाले से, इस फाइनल मैच के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने भी मीट द प्रेस किया और मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की, और उसमें उन्होंने कई जो है वो मुद्दों पे बात की और अपनी पॉलिसीज़ का उन्होंने इजहार भी किया। और साथ साथ आज जो है एक नई पेशरफ्त हुई है, और आज शैला रज़ा को जो है वो PHF का प्रेसिडेंट बना दिया गया, और वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि शायद दुनिया की जो है वो पहली खातून प्रेसिडेंट है जो किसी हॉकी फेडरेशन को जो है वो हेड करेंगी। तो आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। कौमी टीम की कप्तानी का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की टीम का ऐलान, फातेह कप्तान शादाब खान टीम के कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान 12वें खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल। मैंने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान सुपर लीग 9 मेरे लिए बेहतरीन साबित होगा। मुझे लगता है अब मैं 4-5 साल मजीद क्रिकेट खेल सकता हूँ। इमाद वसीम। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के ट्रॉफी टूर की लॉन्चिंग कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ शेड्यूल T20 सीरीज मुलतवी कर दिया। फैसला अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक की खराब सूरत हाल के बायस किया गया। मेंबर कौमी असम्बली सैयदा शैला रज़ा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर मुंतखब। शैला रज़ा PHF की सदर बनने वाली पहली खातून सदर हैं। हॉकी को इसका खोया हुआ मुकाम और PHF की सियासत का खात्मा मेरी पहली तरजीह होगी। शैला रज़ा की टीम को जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो सियासत है उससे निकाल कर एक बेहतर टीम देना। इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जाए, खेले और नाम पैदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने पर जलन थ्रू अरशद नदीम को 25 लाख रुपए इनाम दे दिया। 21 को उर्दन से होने वाले मैच का इंतजार है। ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल शायकीन मैच देखने आएं और हमें सपोर्ट करें। कप्तान कौमी फुटबॉल टीम ईसा सलेमान। लियोनेल मेसी हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस अमेरिका में अर्जेंटाइन के दोस्ताना मुकाबलों से बाहर हो गए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़, और टॉप स्टोरीज़ में आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो बात की है और कुछ अपने अज़ाइम का इजहार किया। तो आज बहुत सारे मुद्दों को कवर करने के लिए हमने स्टूडियो में आ जाकर ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि जो ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्राउंड पे ग्राउंड रियलिटीज़ उनके जो है वो जहन में होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में उनको जानकारी होती है। और आज उन्होंने शैला रज़ा साहब का भी इंटरव्यू किया, और साथ साथ कल जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी सख्त सवाल किए मोहसिन नकवी साहब से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे गेस्ट, हमारे बहुत ही अपने और एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है कि जो बड़ी तेज़ी के साथ अपना नाम और मुकाम बना रहे हैं, और अब बिलाशुबा वो सीनियर्स में शुमार होते हैं। असगर अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई। बड़ा मसरूफ दिन गुजरा आज आपका? हाँ, अब बस ऐसा ही था। आज PHF ने एक इनकलाब लेकर आए हैं और नई बॉडी सामने आई है, और उसमें जो करप्शन की कहानियां हैं वो भी साथ में आ गई हैं, उस पर भी बातचीत हुई है। तो बहरहाल आज एक अच्छा दिन था, और देखते हैं आगे। हॉकी के हवाले से आगाज़ करते हैं, फिर इस बात क्रिकेट को ही कंटिन्यू करेंगे। हॉकी में आपको लगता है कि शैला रज़ा साहबा की आमद के बाद से, क्योंकि खुद भी बड़ी जादीदा पॉलिटिशियन है, और जो हॉकी में जो ये सियासत होती है, जो धड़े बने हुए हैं, जो कहा जाता है कि हॉकी के प्लेयर ने ही नुकसान पहुँचाया, ये कितना बड़ा टास्क होगा शैला रज़ा के लिए इससे कोप अप करने का? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और ये चैलेंज उनको वहाँ से ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर दफ्तर है, क्योंकि हॉकी को इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि हॉकी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया ओलंपियंस ने।
आपस की सियासत और करप्शन की वजह से। शैला रज़ा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को करप्शन से आज़ाद करें और मुतवाज़ी फेडरेशन बनने से रोकें। इसमें जो है रोल है इनके पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वज़ीर आज़म का क्या रोल होगा, अभी वो भी देखना है कि वो आया इनको इंडोर्स करते हैं या कोई और इनको तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर शैला रज़ा कोई अचानक नहीं आई हॉकी के शक्ल मैदान में, क्योंकि शैला रज़ा पिछले 7 साल से वुमेन हॉकी को देख रही थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से। सिंध के साथ भी सिंध के जो है चेयरपर्सन भी रही हैं वो, और साथ साथ जो फाइनेंशियली इश्यूज़ थे उस पर शैला रज़ा ने बड़ा की रोल अदा किया। जब से हैदर हुसैन सेक्रेटरी बने और वो मुख्तलिफ लोगों से मिलना, हुकूमती शख्सियात के पास जाना, ना जा सके तो उनको फ़ोन पे कन्विंस करना, मुख्तलिफ इदारों को जो स्पॉन्सर करते हैं उन्हें कन्विंस करना। आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका टीम गई थी तो नेशनल बैंक ने लास्ट टाइम पे सपोर्ट किया था, वो सारा का सारा क्रेडिट शैला रज़ा का ही था। उन्होंने ही सारे राब्ता करके ये सारे मामला जो है वो तय कराया था। उसी तरह से दीगर मामला भी खुद कराची के लिए और सिंध के लिए भी इस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट वो करती रही हैं। तो मेरा, और अब जब आज मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने आज भी यही कहा कि जो माशी सूरत हाल है और उसको तो मैंने एड्रेस करना ही करना है, लेकिन जो असल मसला है वो है 23 करप्शन के केसेस जिसका सिलसिला शुरू होता है ओलंपियन कासिम ज़िया से और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। अब उसमें 23 तो वो हैं जिस पे FIA इंक्वायरी कर रही है और टोटल केसेस है 113 जिस पे ये सारे मामला चल रहे हैं। अगर ये जो धड़ा बना हुआ है ये धड़ाबंदी भी इसी सिलसिले में हुई है। अब आप देखें कि जो बुक्टी साहब है, बुक्टी साहब। अच्छा, एक मिनट आपको यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा। जो धड़े की आपने बात की इसमें बड़े बड़े नाम हैं जो केसेस आप करप्शन की बात कर रहे हैं। खोकर साहब हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए टीवी पे इस तरह, लेकिन जो रिपोर्टिंग है उसकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। शहबाज सीनियर को उन्होंने, खोकर साहब ने खुद कहा कि इसको हथकड़ियाँ लग जाएं अगर मैं इस तरह करूँ। तो क्या आपको लगता है कि शैला रज़ा साहब इतने बड़े बड़े नामों पर हाथ डाल सकेंगी या फिर कुछ मामला जो है सीधे हो सकेंगे? देखिए, आज तो उन्होंने यही कहा है कि FIA की तहकीकात में हम रुकावट नहीं बनेंगे और इन केसेस को अपने एंड तक जाना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि इनका मनतकी अंजाम हो। देखिए, जब तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिलने वाले जो फाइनेंस है उसका एहतसाब नहीं होगा, जिम्मेदारों को सज़ा नहीं दी जाएगी, हॉकी फेडरेशन की सियासत ख़त्म नहीं होगी। मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जो है पाकिस्तान हॉकी में क्या है। 95-96 से लेके हम आज तक जो है ये ज़वाल से ज़वाल तक जा रहे हैं, लेकिन हमारे ओलंपियन तमाम तर बाजी लगाकर सेक्रेटरी या सदर बनने की कोशिश करते हैं। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में पैसा नहीं है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप क्यों चालबाजियाँ करते हैं? फिर ये 113 केस कैसे बन गए? फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है? अब जब मैं बुक्टी साहब को शैला रज़ा खुद लेकर आई और वो बुक्टी को कोई नहीं जानता था, तारीख बुक्टी साहब को कोई नहीं जानता था, ये शैला रज़ा इनको लेकर आई। उन्होंने सोचा कि ये एक काबिल आदमी होंगे और उसको रन करेंगे। वज़ीर आज़म ने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप स्क्रूटनी करें, इलेक्शन कराएं, लेकिन वो उससे हट के उन्होंने एतमाद का वोट लेकर अपने आप को सदर बन गए। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से कांग्रेस में जा रहे हैं तो कहने लगे मैं तो जो राना ओलंपियन राना मुजाहिद ने बुलाई है मैं उसमें जाऊंगा। मैंने कहा सर आप मुझे एक बात बताएंगे, राना मुजाहिद क्या सेक्रेटरी है इस वक्त? कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हैदर हुसैन जो है वैलिड है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो लीगल एडवाइजर है उज़्मा साहिबा, उन्होंने मुझे सारा गाइड किया है। तो अब ये उज़्मा साहिबा कोर्ट को जाके जवाब दे कि जब कोर्ट ने तौहीन अदालत पे राना को नोटिस भेजा और राना आज उनको पेश होना था, आज वो पेश नहीं हुए, आज दूसरा नोटिस जारी हुआ है और अब 3 अप्रैल को कहा गया कि आप हाजिर हो और हमें बताएं कि आप किस तरीके से सेक्रेटरी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, जबकि कोर्ट का ऑर्डर जो वो वैलिड है। ठीक है, असगर जो बात कर रहे हैं कि इनकी मुलाकात भी हुई है शैला रज़ा साहिबा से, उन्होंने क्वेश्चन भी उनसे किए हैं। शैला रज़ा साहिबा करीब जो है हमारे शो का हिस्सा भी होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन असगर ने जो बात की है, उन्होंने क्या गुफ्तगू की शैला रज़ा से, आइए वो भी सुनते हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने मेरी अच्छी खुश नसीबी है कि मेरी किस्मत अच्छी ही लिखी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ती, चीज़ें मेरे पास आती हैं और मेरा सिर्फ़ एक काम होता है कि मैं मेहनत करूं और जो मेरा हलफ होता है चाहे MNA के हिसाब से हो या MPA के, उस पर कायम रहूं। तो ये हॉकी फेडरेशन से मैं 7 इयर्स से वाबस्ता हूं और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि आज अनअपोज्ड आपके सामने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है कांग्रेस की, उसमें मुझे किया गया है और मेरे लिए बड़ी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तानी हॉकी टीम को जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो सियासत है
اس سے نکال کر ایک بہتر ٹیم دینا، اور ساری توجہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف رہتی ہے. انشاءاللہ اب ہم پاکستانی ہاکی پہ توجہ رکھیں گے اور ایک اچھی ٹیم نکالیں گے اور اچھے بچے نکالیں گے، اور دنیا میں کوشش کریں گے کہ ہماری ٹیم جائے، کھیلے اور نام پیدا کرے. اب تو یہ FIA میں چلے گئے ہیں، اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم انہیں فالو کریں، اور ان کا کام ہے کہ اس پہ جو ہے تحقیقات کر کے ہمیں صحیح جو ہے وہ بتائیں کہ کیا معاملات ہیں، کس طرح سے ہاکی کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ ہاکی فیڈریشن کے لوگوں کی جیب میں پیسے جاتے رہے اور ہاکی جو ہے ایک کھیل کی حیثیت سے ختم ہوتی گئی. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. جی جناب، آپ نے ایکسکلوسیو گفتگو سنی اصغر عظیم صاحب کی جو شاہد رضا صاحبہ سے انہوں نے کی ہے. اوورآل آپ وہاں پہ موجود تھے، ایکسیپٹنس کتنی تھی؟ ٹھیک ہے وہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ صدر آگے بہت مبارک ہو، لیکن ایکسیپٹنس کتنی تھی؟ دیکھیں چاروں صوبوں کے لوگ موجود تھے. کانگریس کے اولمپئنس اس میں موجود تھے، وہ بھی کانگریس کا حصہ تھے. اس میں ناصر علی موجود تھے، حنیف خان موجود تھے، کلیم اللہ موجود تھے، مصدق حسین موجود تھے، نعیم انٹرنیشنل موجود تھے، اور دیگر اولمپک بھی موجود تھے. قدیر جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں، گول کیپر رہے ہیں، وہ موجود تھے. اسی طریقے سے پنجاب کی نمائندگی موجود تھی، سندھ کی نمائندگی موجود تھی، KPK کی نمائندگی موجود تھی، اور بلوچستان کی نمائندگی موجود تھی. بلکہ بلوچستان نے تو ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا تھا، اور جو لشکری صاحب ہیں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے تو واضح پیغام دیا تھا کہ ہم کسی صورت کرپشن کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم جو ہے اس طرف جائیں گے جس طرف جو ہے ہاکی کی بھلائی ہے. تو وہ تو ایک کلیئر میسج تھا. اچھا، پھر نیشنل بینک جو رانا مجاہد کا اپنا ادارہ ہے، اس کا نمائندہ موجود تھا. پھر تو کسٹم کا نمائندہ موجود تھا. ابوذر تھے وہاں سے نیشنل بینک سے؟ نیشنل بینک سے موجود ہے. ابوذر تھے؟ ابوذر نہیں، دوسرا نمائندہ ان کا موجود تھا. اچھا، کیونکہ نیشنل بینک کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ابوذر بھی وہاں سے کھیلے ہیں، گلفراز خان بھی بڑا ہاکی کے حوالے سے بڑا نام ہے. بڑی تفصیل سے اصغر نے بتایا کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، لیکن اولمپئن کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا جو اس موقع پہ موجود تھے؟ آئیے وہ بھی سنتے ہیں. مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے. میں دو دفعہ ان کا شکریہ ادا کروں گا، بلکہ میں نے تو سلوٹ کیا ہے. باقی آگے دیکھیں، اللہ مالک ہے، نیت صاف ہوگی تو رزلٹ بھی آئے گا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج ان کو صدر جو ہے مقرر کیا گیا ہے. سب نے مل کے جو ہے ہینڈ ریز کر کے ان کو صدر بنایا ہے، اور ایک قابل ذات ہے کہ فنڈ بھی لے کے آئیں گی. اور جو پاس میں جو ہوا ہے، پاس کا ہم کہاں سے نکالیں؟ جتنے گڑے مردے نکالیں گے باہر آ جائیں گے. اپنا ہمیں نئے صدر کے ساتھ اچھا کام کرنا ہے پازیٹیو وے میں، کیونکہ ہاکی کی بحالی کے لیے اس سے اچھا صدر ہم نے نہیں دیکھا. کیونکہ سیاسی طور پہ نہیں دیکھ رہے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں ہاکی کی بہتری کے لیے. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ ہماری ہاکی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک خاتون پریزیڈنٹ آئی ہیں، اور ہمیں ان سے بہت زیادہ توقعات ہیں. ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، تاکہ ہم لوگ آنے والے وقت میں انہی گراؤنڈز کو سجا سکیں جو کہ سونے ہو چکے ہیں، اور خواتین ہاکی جو ہے پڑوسی ملک کی طرح بہت زیادہ ترقی کرے. جب انہوں نے اتنا کام کیا، اتنا فنڈ جنریٹ کر کے دیا ہے، صوبائی طور پہ چھوڑیں کہ سندھ گورنمنٹ کے علاوہ انہوں نے سینٹرل سے بھی لا کے فنڈ دیا ہے ہاکی کو، ہاکی فیڈریشن کو، کراچی ایسوسی ایشن کو. تو ان کا کردار جو ہے نا وہ بالکل پاک صاف ہے اس لحاظ سے، اور بڑی محنتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کے آنے سے خوش آئند بات ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہاکی فیڈریشن کو رن کر لیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا. رائٹ پرسن کی یہاں نومینیشن ہونی تھی، اس لیے 24 گھنٹے سفر کر کے میں یہاں آیا ہوں اسپیشلی رائٹ پرسن کو ووٹ دینے کے لیے. تو سیدہ شہلا رضا صاحبہ کو اور حیدر بھائی کو بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ پاکستان ہاکی کے ڈیولپمنٹ کے لیے لوگ اچھا پرفارم کریں گے. آلرائٹ، آپ نے سنا پورے پاکستان کی آواز آپ نے سنی. اس میں اولمپئن بھی موجود تھے، گلگت کے نمائندے بھی موجود تھے، پنجاب کے نمائندے بھی موجود تھے. بڑی زبردست ایفرٹ کی اصغر عظیم نے، زبردست ایفرٹ اصغر. آپ نے بڑا تفصیل، بڑا کمپریہنسو آپ نے اس پیکج کو کور کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح حیدر حسین صاحب ہیں، کلیم اللہ صاحب ہیں، یہ مشاورت کریں گے ہاکی کے میٹرز میں شہلا رضا صاحبہ کی، تو پاکستان ہاکی ایک مرتبہ پھر اسی طرح فلرش کرے گی جس طرح سے کراچی ہاکی کے لیے ان دونوں نے کام کیا تھا، اور جس طرح پہ لاہور قلندر کے ساتھ بھی مل کے ان کا ایک پروجیکٹ تھا جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تھا. انشاءاللہ عنقریب ہم ہاکی پہ شو کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ کل کا جو شو ہے وہ ہم ہاکی کے حوالے سے کریں، اور شہلا رضا صاحبہ کو اپنے شو میں مدعو کریں، اور ان سے جو ہے وہ ہاکی کے معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں. بریک لیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ کرکٹ کی اور پاکستان سپر لیگ کی، اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب کی. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने हॉकी को डिस्कस किया था, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। लेकिन इससे पहले कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग के मामला पे थोड़ी आगे बात करूं, इमाद वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और जो बैटिंग कंसल्टेंट हैं मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद वसीम, उन्होंने जब वो पीसीबी के साथ एसोसिएट थे, उन्होंने क्या कहा था, इस पर मैं आज ज़रूर गुफ्तगू करूंगा। और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और सुनिएगा उस वक्त मोहम्मद वसीम ने क्या कहा था। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त कोच ने कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेली है, लेकिन वो अगर मैं उनके लिए ये कहूँ कि वो पाकिस्तान के जॉन बुकानन है तो शायद गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्रिकेट इंटरनेशनल ना खेलने के बावजूद जो उन्होंने रिजल्ट दिए हैं, डोमेस्टिक में जो रिजल्ट दिए हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं, वो यकीनन ना किसी तारुफ की मोहताज है, ना किसी तारीफ की मोहताज है। असगर अजीम भाई भी अच्छी तरह जानते हैं उनकी सर्विसेज को, और हमारे आम नाजिर भी यकीनी तौर पे जो जानते होंगे कि कितने ज़बरदस्त किस्म के कोच हैं। इस वक्त मुझे मुल्तान सुल्तान के हेड कोच अब्दुल रहमान साहब ने ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई। वालेकुम सलाम अली भाई। असगर अजीम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसे हैं अजीम भाई? ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज ही आप फ्लाइट से अपने घर पहुंचे हैं। यकीनी तौर पे इतने बड़े टूर्नामेंट के बाद थके हुए भी होंगे, लेकिन जी टीवी की दावत पर, जी स्पोर्ट्स की मोहब्बत में आप हमारे साथ आप मौजूद हैं। अब्दुल रहमान भाई, ये बताएं सबसे पहले तो ये सफर आपका कैसा रहा मुल्तान सुल्तान का, क्योंकि एक बड़ी जबरदस्त टीम गुज़िश्ता 2 फाइनल में पहुंची, नहीं जीत सकी, इस मरतबा फिर फाइनल में पहुंची। ओवरऑल ये अगर मैं आपसे कहूँगा समअप करें तो किस तरह समअप करेंगे मुल्तान सुल्तान को? देखें अली भाई, जब पिछले सालों से भी मैं मतलब इसी टीम के साथ हूँ, और बल्कि मेरा ये 6वां साल है। पहले मैं असिस्टेंट कोच था, एंडी फ्लावर हमारे हेड कोच थे, तो इस टीम के साथ मेरा बड़ा पुराना रिलेशन है। और जब वो गए तो फिर मुझे उन्होंने, जो हमारे ऑनर हैं अली करीम, उन्होंने मुझे ऑफर की और उन्होंने मुझे हेड कोच बनाया। तो हमें जब आपको याद होगा कि बहुत सारे हमारे नहीं आए, टिम डेविड, पोलार्ड हमसे चले गए, मिल्क चले गए, रोसो भी आपके पास से गए। जी रोसो हमसे चले गए, शान मसूद चले गए। तो ये सारे लड़के जब हमसे गए तो हमारे लिए, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कोई नई टीम बना रहे थे। हमने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो टीम में हमें ड्राफ्ट में प्लेयर मिले, उनसे हमने टीम बनाई और कोशिश ये की कि किसी बड़े नाम को रखने की बजाय ऐसे लोगों को रखा जाए जो अपने रोल्स को अदा कर सकें और हमारी तमाम जो एरियाज हैं उनको कवर कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में हम पहुंचे। मेरा ख्याल में शायद मुल्तान सुल्तान जो है वो बेस्ट क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में। फाइनल में हम नहीं जीत सके, अंदर के लिए कोई नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम है, कोई एक टीम जीतती है, हारती है, क्योंकि उस दिन इस्लामाबाद बेहतर खेली। लेकिन ये सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं तो अपने जो आई एम प्राउड ऑफ माई, क्या कहते हैं, प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ, सारे जिन्होंने मेरा साथ दिया, और हमने कल जो है इतना अच्छा फाइनल खेला। अच्छा अब्दुल रहमान भाई, सबसे पहले बात करते हैं आपके बॉलिंग डिपार्टमेंट की, क्योंकि यही उसामा मीर पहले खेल रहे थे, हमें उस निक में नज़र नहीं आए, उस तरह के रिदम में नज़र नहीं आए। इस दफ़ा बड़े डिफरेंट उसामा मीर नज़र आए। फिर मोहम्मद अली के जिनके कैरियर पे शायद फुल स्टॉप लग गया था पहले सिंध प्रीमियर लीग में, जो जी टीवी की सपोर्टेड टीम थी हैदराबाद बहादुर, उसके लिए उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस दी, और इस दफ़ा एक डिफरेंट मोहम्मद अली नज़र आए। तो एक ऐसा प्लेयर जो थोड़ा सा जो डिस्कार्ड होता हुआ नज़र आ रहा हो, जिसके परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस था नज़र आए, उसको बतौर कोच हैंडल करना, उससे परफॉर्मेंस लेना, ये क्या आर्ट किया आपने जिसके वजह से परफॉर्मेंस में सुधार नजर आया? देखिए अली भाई, ये दोनों के दोनों बॉलर्स जो हैं तो बहुत टैलेंटेड। इन्होंने लास्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। इन बिटवीन वनडे में, न्यूजीलैंड में कुछ इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। मोहम्मद अली वन ऑफ दोज बॉलर्स इन पाकिस्तान जो कि राइट एरियाज को हिट कर सकते हैं और कंट्रोल से बॉलिंग करते हैं, और आप एज ए कोच ऐसे ही बॉलर के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं और उसको ही आप अपनी टीम में रख सकते हैं कि जो आपके लिए जो प्लान दिया जाए उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो मोहम्मद अली उनमें से, उन बॉलरों में से एक बॉलर है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जिसको अपनी बॉलिंग पे कंट्रोल है। जहां तक उसामा की बात है, उसामा टैलेंटेड था, बैट फॉर्म चल रही थी, हमने उसको कॉन्फिडेंस दिया। हमने कहा कि जी आप हमारे बेस्ट बॉलर हैं और आपने ही हमें जो है ना टूर्नामेंट जिताना है। और हमारे ये मोटिवेशनल के साथ बातचीत भी हुई। और फिर हमारे साथ वो जो एलेक्स आईवी थी, जो वुमेन कोच, उन्होंने, और डेविड पार्सन हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच आए थे, उन्होंने बड़ा उनके साथ काम किया। तो जिसके बाद जो है वो उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी।
عثمان خان کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، اور وقار یونس نے بھی ان کو کہا ایک ٹی وی شو میں کہ جی عثمان خان کو کرکٹ بورڈ چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے، ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ واپس آ جائیں۔ عثمان خان کا خود، کیونکہ آپ نے ڈریسنگ روم بھی شیئر کیا ہے، پریکٹس سیشن بھی شیئر کیے ہیں، ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، عثمان خان کے حوالے سے بتائیے کہ کیا ان کی سوچ ہے، کیا ان کے تھاٹس ہیں، اور آپ کیونکہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہیں، عثمان سے آپ کی کوئی اس حوالے سے بات ہوئی ہے؟ دیکھیں عثمان جو ہے اگر پاکستان ایک بندہ پاکستانی ہو اور پاکستانی نیشنل ہو اور پاکستان کے لیے اس کو کھیلنے کا موقع مل رہا ہو تو وہ کیوں نہیں کھیلے گا؟ تو اس اگر اس کو چانس دیا جائے وہ کیوں نہیں کھیلے گا؟ وہ راضی ہیں؟ بالکل جی بالکل وہ کھیلنے کے لیے راضی ہیں، کیوں نہیں ہے وہ؟ اگر ان کو آفر ہوگی یا ان کو، کیونکہ جو پرسنلی میں جانتا ہوں جیسے عثمان کو جس طرح کی وہ بیٹنگ کرتے ہیں، اور ایک وہ بہت اچھے یعنی ایک مڈل آرڈر میں بہت اچھی ایک وہ ہو سکتے ہیں، پاکستان کے لیے ریسورس ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کے پلیئر ہیں کہ جو اچھی بالوں پہ رن بناتے ہیں۔ میں اس لیے ان کو زیادہ لائک کرتا ہوں کہ وہ اچھی بالوں پہ رن بنانا ان کو آتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹ بال کو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں کہ بیٹ بال ملے گا۔ ان کی جو کوالٹی ہے کہ وہ کسی بھی اسپنر کو یا فاسٹ بالر کو ان کی اچھی بالر، اور وہ کیوں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو پاکستان ٹیم کے لیے موقع ملے گا تو وہ ضرور کھیلیں گے۔ اصغر بھائی سے بھی میں سوال لوں گا، لیکن تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو آپ کو باؤنسر کرا دوں، اور کہیں تو میں چھوڑ دوں۔ نہیں، اگر کرکٹ کا سوال ہوگا تو مجھے پھر کسی باؤنسر سے ڈر نہیں لگتا، کوئی اور سوال ہوگا تو اس سے میں ویسے ہی ڈرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ نڈر آدمی ہیں۔ رحمان بھائی بات یہ ہے کہ عثمان خان کوئی نیا پلیئر تو ہے نہیں، رمضان کرکٹ میں پرفارم کرتا رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا بطور کوچ یہ ہمارے ایک سسٹم پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہمارے ایسے ٹیلنٹ کو، عثمان ہوئے، نافع ہوئے، یا ماضی میں جیسے ابتسام آئے یا عمر خان آئے، کیا ایسے ٹیلنٹ کو پی ایس ایل کی ضرورت ہے؟ پھر ہمارے کوچز کا کیا رول ہے؟ ہمارے سسٹم پہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ ایسا ٹیلنٹ جو ہے وہ فرسٹ کلاس نہیں کھیل پاتا، ایسا ٹیلنٹ جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آتا؟ دیکھیں علی بھائی، ایسا بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو ہمارے پاکستان سے وہ بڑے انیشل سٹیج پہ جو ہے نا پاکستان سے چلے جاتے ہیں، ابھی ان کا وہ کیریئر جو ہے نا وہ بننے کی اس میں ہوتا ہے، یعنی پروسیس میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اپنے فائنینشیل ان کی جو ہے ایشوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ملک سے چلے جاتے ہیں۔ عثمان بھی انہی میں سے ایک پلیئر ہے۔ تو کافی پہلے جو ہے وہ، حالانکہ رمضان کپ، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جب جو رمضان کپ ہوتے ہیں یا ان کی پرفارمنسز کے اوپر پاکستان کے اندر ٹیم میں کوئی سلیکٹ نہیں ہوتا، سلیکٹ ہوگا تو وہ فرسٹ کلاس کھیلے گا یا نیشنل T20 کھیلے گا یا جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کے اندر حصہ لے گا۔ لیکن ایسے بہت سارے پلیئر ہیں جو کرکٹر اچھے ہوتے ہیں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے ملک سے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ایک کیس ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ ریگولر یہاں سے کھیل رہا ہوتا، کیونکہ پاکستان کو تو ایسے پلیئروں کی ضرورت ہے، اگر وہ پاکستان میں کہیں بھی ہوتے وہ کیوں نہ کھیلتے فرسٹ کلاس، لیکن چونکہ وہ یہاں تھے نہیں، وہ دبئی جا کے انہوں نے کرکٹ کھیلی، وہاں جا کے انہوں نے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، اور جب ہم نے ان کو لیا تھا ملتان سلطان میں تو وہ اینڈی فلاور نے وہیں سے انہیں پک کیا تھا اپنی ٹیم کے لیے، اور انہوں نے ہی ریکمینڈ کیا تھا، تب ہم نے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اصغر بھائی کو سوال کرنا چاہیں؟ لیکن رحمان بھائی، عثمان کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں ہے فائنینس کا، جب وہ یہاں تھے جب بھی فائنینس کا ایشو نہیں تھا ان کے پاس، ان کے ساتھ تو کہانی الگ ہوئی نا، ان کو تو وہ تو کلب کرکٹ کھیلتے رہے، اور جب انہوں نے فرسٹ کلاس کی بات کی تو جو مخصوص گروپ ہے اس نے ان کو جو ہے سائیڈ کیا اور بولا کہ ہر سیزن میں اس کو سائیڈ کرتے گئے، تو اس طرح سے دل برداشتہ ہو کر گیا وہ عثمان، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت تھی۔ جی آپ کی بات میں بالکل وہ ہے، میں تو ایک جنرلائز بات کی میں نے کہ یہ اس طرح کے پلیئر ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی سیپریٹ اگر کیس ہوا ہے تو میرے علم میں وہ بات نہیں ہے، لیکن اوور آل آپ پاکستان میں جو ہے کافی پلیئر ایسے ہوتے ہیں، کوئی جلدی کوئی آسٹریلیا کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمارے کافی پلیئر وہاں سے جا کے کھیلے، کوئی امریکہ چلے گئے، کوئی باقی جگہوں پہ چلے گئے، تو بات صرف یہ ہے کہ جب یہاں پر اپرچونٹیز اس طرح کی نہیں ملتی ہیں تو چلے جاتے ہیں، لیکن میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ ہم اس وقت جو ہمیں پلیئرز کی ضرورت ہے، جو بھی اچھا پلیئر ہوگا، ہمارا جو سسٹم جیسا، یعنی ہم جس طریقے سے بھی کھیل رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ کھیل رہے ہیں یا ڈپارٹمنٹ 7 کھیل رہے ہیں یا 6 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اگر اچھا پلیئر ہوگا وہ کبھی بھی مس نہیں ہوگا، اور اتنا اچھا پلیئر تو کبھی بھی مس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے بڑی کمپریہنسولی اس کا رپلائی کیا۔ تھوڑا سا رضوان کی کپتانی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ محسن حسن خان صاحب اس پوری پاکستان سپر لیگ کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود رہے، ان کا مسلسل یہ کہنا تھا اگر ان کے بس میں ہو تو وہ رضوان کو T20 کا پاکستان کا کپتان بنا دیں۔ ایز اے کوچ اور پروون کوچ میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ملتان سلطان کے ہیڈ کوچ ہیں، کیونکہ آپ PCB کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہیں، کیسی لگی آپ کو رضوان کی کپتانی؟ کیونکہ فائنل میں پہنچ کے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی اور اب بھی کہ تھوڑا سا جو
جو ہے وہ ہمت شاید ہار گئے یا ٹیم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی ہے. ایز اے کیپٹن کس طرح ریٹ کرتے ہیں آپ رضوان کو؟ دیکھیں میں تو اس کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں. 4 فائنل کھیلنا کسی بھی کپتان کے لیے یہ کنسسٹنسی شو کر رہی ہے. دیکھیں فائنل آپ نہیں جیتے, 4 میں سے ایک فائنل جیتے ہیں, اور موسٹ سکسیسفل ٹیم ہے ملتان سلطان, جس نے جب بھی کھیلا ہے وہ پلے آف کے لیے بھی کوالیفائی کیا ہے اور 4 فائنلز کے لیے. مطلب دیکھیں فائنل جیتنا لازمی بات ہے. جو آپ ایک بڑا میچ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی پرفارمنسز ہو جاتی ہیں. دیکھیں انڈیویجول جہاں تک اس کی کپتانی کا تعلق ہے, اس کی کپتانی کے اندر کوئی بھی ایشو نہیں رہا ہمیں پورے ٹورنامنٹ کے اندر. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں شاید بیچ میں ایک اوور ہمارا جب ہم ان کے 10 اوور میں 61 رن تھے تو اسامہ کا اوور جو ہے وہ 18 رنز کا بن گیا. پھر اس کے بعد ایک مومنٹم مل گیا اسلام آباد کو. پھر 3 اوورز میں پھر دوبارہ ان کو 30 کچھ رنز چاہیے تھے, لیکن وہ کرس جارڈن کا ایک اوور تھا جس میں آسٹن کے باہر 2 چوکے لگ گئے, اور اب آپ دیکھیں نسیم شاہ آ کے 17 رنز کر گئے. اور جو لاسٹ بال ہے جس کے اوپر سلو ون ہوتا ہے وہ سارے سرکل پورا پچ کے گرد کھڑا ہے, لیکن ایک سلو ون بال بیٹ پہ لگتی ہے اور گیپ میں چلی جاتی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پلیئرز کا کپتانی کا اتنا نہیں ہے. یہ کبھی کبھی آپ کی لک اور یہ ساری چیزیں کرکٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہیں, لیکن جو اس کی کپتانی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پروف کیا ہے. اس کے بارے میں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس نے دکھایا ہے کہ وہ 4 ٹورنامنٹ سے فائنل میں ہے, اور اس نے اپنے پلیئرز کو جس طرح سے لڑایا ہے, جیسے آپ نے خود دیکھا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بڑے نام تھے پچھلے سال, اس سال نہیں ہیں. اس کے باوجود اس ٹیم کو جو ہے نا ہم فائنل میں لے کے آئے ہیں. اور اگر اوور آل آپ دیکھیں تو ہماری ٹیم شاید سب سے, ہم ٹاپ سکورر تھے ملتان میں, ہم ٹاپ سکورر تھے لاہور میں, ہم ٹاپ سکورر تھے کراچی میں, ہم سیکنڈ ٹاپ سکورر تھے جو ہے اسلام آباد میں. اوور آل ہمارا ٹاپ وکٹ ٹیکر ہمارا ہے, فاسٹ بالنگ میں ہمارا ٹاپ وکٹ ٹیکر ہمارا ہے, بیسٹ بیٹسمین ہمارا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اچھی ٹیم کی نشانی ہے, اور اس میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے. حالانکہ عثمان خان کو ہم نے سلور میں ریٹین کیا ہوا ہے, اور جو باقی جو ہے محمد علی ہے وہ سلور کے پلیئر ہیں. تو یہ پرفارمنس ان سے لینا, یہ سارا کچھ گراؤنڈ کے اندر. عبدالرحمان بھائی وقت تھوڑا سا محدود ہے, اصغر بھائی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح بھی کپتان کی بات کی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. رضوان نے نرس کو کنٹرول میں رکھا, 5ویں بال پہ بھی آپ کو وکٹ ملی گئی تھی جو محمد علی آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو میچ آپ نے تقریباً ہولڈ کر ہی لیا تھا. لیکن تھوڑا سا کل بھی آپ سے ایک سوال میں نے پریس کانفرنس میں کیا تھا اور ناظرین کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ افتخار احمد کو 8ویں نمبر پہ بھیجنے میں کیا اس میں کوئی گیدڑ سنگی تھی؟ کیونکہ افتخار ایسا پلیئر ہے جس میں ہم سب کو پتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے اپنے اسٹروک کھیلنے کے لیے. تھوڑا سا اس کو بتائیے گا کہ کیا سوچ تھی اس کے پیچھے کار فرما؟ دیکھیں میں نے شاید کل بھی آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ وہ ایک ڈیتھ اسپیشلسٹ ہیں. ہم نے ان کو ایسے رول میں رکھا ہے کہ جب وہ ہوں تو ان کو 6 سے 7 اوور ملے. اور اگر کل بھی آپ دیکھیں تو ان کے ہم سے جو ڈیوڈ ولی کو بھیجنے کا, ایک لیفٹ ہینڈر کو اگینسٹ لیفٹ آرم اسپن ایک دم بال اسپن ہو رہا تھا, تو ہمارا ایک دم ڈیسیشن ہوا کہ ہم ولی کو بھیجیں, اس لیے ان کا نمبر 1 وہاں نیچے ہوا. پھر جب رائٹ آرم لیگ اسپنر لگے ہوئے تھے تو وہ رائٹ آرم لیگ اسپنر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں, کیا نام ہے, اسامہ, انہوں نے پہلے بھی پروو کیا ہوا ہے. تو ہم نے یہ کیونکہ ہمارے رنز کافی کم تھے, ہم نے کہا یہ جا کے, یہ لو ویلیو وکٹ ہے, یہ جا کر 3-4 اگر شاٹس مار دیے 10-15 رن کا اوور ہمیں یہ مل گیا. تو کیونکہ بعد میں سارے فاسٹ بالرز آ رہے تھے اور جو افتخار ہیں وہ فاسٹ بالرز کو بہت اچھا کھیلتے ہیں, صرف اس وجہ سے وہ کل نیچے گئے. باقی آپ باقی جتنے بھی میچز اس میں آپ دیکھیں, اور ان کے ساتھ عباس اور جانسن, کرس جارڈن تھے, وہ اس اوور میں ہماری بڑی انلکیلی ہم 3 وکٹیں ہماری گر گئیں. ادروائز افتخار کے ساتھ تو وہ 3 پلیئر کھڑے ہوتے اور وہ جو ہے شاید ہم سکور اس سے بہتر کر لیتے. بالکل. اصغر بھائی کوئی سوال؟ اب رحمان بھائی ہم چونکہ بہت دور سے میڈیا باکس میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کچھ عجیب سی چیز دیکھی تھی. جب رضوان نے کیش بورڈ ریسیو کیا تو جانے کے بعد انہوں نے کیش بورڈ کو جو ایک طرف اس طرح سے پھینکا جیسے کوئی بہت زیادہ جھنجھلاہٹ ہو, اور پھر چیئرمین پی سی بی کی بھی شکل دکھائی گئی کہ وہ ذرا اس کو گھور رہے تھے. تو کیا معاملہ کیا تھا؟ کیا رضوان ڈپریشن میں تھے؟ کیش بورڈ کا میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں, مجھے نہیں پتا ہے آنیسٹلی. کیا آپ دوبارہ اگر بتائیں گے کیا ہوا تھا؟ دیکھیں جب رضوان کو کیش بورڈ دیا گیا ایوارڈ, جو پھر پکچر بنی, اور پکچر بننے کے بعد رضوان جانے لگے تو کیش بورڈ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا, تو انہوں نے ایسے ہی جو ہے نا اس کو ایک طرف پھینکا, جس پہ پی سی بی چیئرمین نے بھی ان کو بڑا عجیب نظر سے دیکھا, چونکہ وزیر اعلیٰ بھی وہاں موجود تھے. اوکے. میں کیونکہ
इसके बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता कि ना मैंने ये देखा है ना मुझे इसके बारे में अच्छा, आखिरी सवाल है, क्योंकि आप हमारे साथ मीडिया सेंटर में थे, इसलिए हो सकता है आप इसको नहीं देख पाए। सर, इस वक्त बड़ी बात हो रही है कोचिंग के कोचेस के हवाले से। अब्दुल रहमान भाई, अभी आप पाकिस्तान टीम के साथ भी थे, वर्ल्ड कप में थे, अगर ऐसी कोई ऑफर होती है और आप जैसा प्रूवन कोच की जरूरत पड़ती है तो किस हद तक आप दस्तयाब हैं, और आप खुद क्या समझते हैं कि क्या लोकल या फॉरेन कोच होना चाहिए? देखिए, वो तो जो जिन्होंने डिसीजन लेना है वो बेहतर समझते हैं कि किसको होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे कहा जाएगा तो अली भाई, मैं पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान ने मुझे बहुत इज्जत दी है, पाकिस्तान ने मुझे बहुत नाम दिया है, पाकिस्तान का मैं हेड कोच बना हूँ। कल भी मैंने कहा कि मैं तमाम टीम्स के साथ रहा हूँ, अंडर 19, अंडर 16, पाकिस्तान ए का हेड कोच रहा हूँ, और सक्सेसफुल मेरे जो है ना कैरियर है। माशाल्लाह। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, और मैंने कहा जैसे मेरा ड्रीम है, मेरा ख्वाब है, ठीक और है, मैं इसकी ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान भाई, हमारे साथ मौजूद थे, और अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करें। इसी तरह आपको सर्व करते रहे अपनी स्किल्स के जरिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान, हेड कोच मुल्तान सुल्तान। लेकिन कल जनाब हमारे असगर अजीम साहब मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां मोहसिन नकवी साहब ने मीट द प्रेस किया और कराची के सहाफ़ियों से मुलाकात की। क्या रहा जरा ओवरऑल बताइएगा, आपने सवाल बड़े सख्त किए उनसे कल? नहीं, मैंने तो उनसे सिर्फ वही बात की जो मैं काफ़ी अरसे से यहाँ करता, आपके साथ बैठ के कर रहा हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं की थी, क्योंकि जाहिर है अगर उनको अचानक इतना नवाजा जा रहा है तो उसका बैकग्राउंड तो कुछ ना कुछ होगा। अगर नजम चेटी पे 35 पंचर का इल्ज़ाम लग सकता है तो क्या इन पे कोई बात नहीं हो सकती? तो बस मैंने यही पूछा था। तो खैर उन्होंने कहा कि आप बता दें कितने पंचर लगे। तो बहरहाल ओवरऑल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी बड़ी अच्छी थी, और बड़े मुख्तसर वो जवाब दे रहे थे। लग रहा था कि एक सहाफ़ी सामने बैठा हुआ है, सीनियर सहाफ़ी, और वो अपने ही कबीले को जो है वो हैंडल कर रहा है। तो बड़े ही सुकून से, बड़े ही तरीके से वो जवाब दे रहे थे। इवन कि इतना लंबा सवाल, जैसे अतीक का सवाल था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, अगर भारत नहीं आया तो क्या हाइबर मॉडल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा, मैं तो सोच रहा हूँ बस पाकिस्तान में होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी का उन्होंने कहा पाकिस्तान में होगा। सबसे अच्छी बात की कि कोई भी चेयरमैन अपने इख्तियारात से दस्तबरदार नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कप्तान नामजद नहीं करूंगा, सिलेक्शन कमेटी जाने, सिलेक्शन कमेटी का काम जाने। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस पर अमल करते हैं तो ये एक बड़ी बात होगी कि कोई एक चेयरमैन अपने इख्तियारात से खुद दस्तबरदार हो। अच्छा, अगर आप तो बड़े जादीदा साफ़ी हैं, खबर निकाल लेते हैं अल्फाज में से, कोचेस के हवाले से उनकी क्या आपको लगा कि क्या लोकल के उसमें मूड में या फॉरेन कोच के मूड में हो? देखिए, मुझे लग रहा है वो फॉरेन कोच के मूड में। अगर लोकल के होते ना तो अब तक चीज़ें हो चुकी होती। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बात मीडिया में आ गई तो वॉटसन जो है वो उससे खाइफ होकर चले गए। और वॉटसन के, हालांकि ये बात पूछी गई थी कि भाई वॉटसन में ऐसी क्या चीज़ थी और आप ने उसको इतने महंगे पे जो है उसको ला रहे थे, तो कह लगे नहीं वो सब चीज़ें हकायक से हटके थी। वो तो एक बात चली और चलती चली गई, लेकिन हम उस पर जो डील कर रहे थे वो डील अगर सामने आ गई और उस पर बातें शुरू हो गई हैं तो वो उससे जो है घबरा कर गए हैं। लेकिन साथ ये भी कहा कि वॉटसन के जाने से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। मैं तो खैर उससे एग्री नहीं करता, चूँकि पाकिस्तान का नुकसान होता तो कोयटा का ये हाल नहीं होता। तो मैं बाकी चेयरमैन असगर, क्योंकि आप मीडिया की जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध उसको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी आप उसके बड़े वाइटल उसका आप मुतहर्रिक बड़े कारकुन हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स राइटर्स ऑफ फेडरेशन उसकी में भी है, तो स्पोर्ट्स की बॉडीज़ के साथ एसोसिएट है। जो आलिया रशीद साहब हैं, जो डायरेक्टर मीडिया आई हैं, उनके आने से कितना फ़र्क पड़ा है? क्योंकि जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि काफ़ी बेहतरी के साथ उन्होंने मामलात को संभाला है। देखिए, कल का तजर्बा में पहला तजर्बा था आलिया के साथ, और ज़ाहिर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फर्स्ट वूमेन पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, तो हम उनकी बड़ी कदर करते हैं। लेकिन कल मुझे ऐसा लगा कि खुद वो बहुत सारी चीज़ों से अपडेट नहीं है। देखिए, चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, माजी में ये होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस विदाउट एडिट 10 से 15 मिनट में हमें मिल जाया करती, तो हम अपने इदारे को भेज दिया करते थे। कल ये हुआ कि जी पहले जो है वो उसको दिया गया एक बंदे को कि जी ये हमने एडिट किया है, आप इसको देख लें। फिर उससे मैंने बोला भैया आप इसको ग्रुप में शेयर कर दें। उसने कहा नहीं, उसको चेयरमैन साहब के जो बंदे हैं, रिफतुल्लाह नाम है, क्या नाम है उनका, रिफतुल्लाह साहब, वो उसको शेयर करेंगे। अच्छा भाई, हमें उस वक्त नहीं मालूम था कि मुकम्मल है या नहीं। हमने जाके रिफतुल्लाह को मैंने खुद फ़ोन किया, उन्होंने कहा बेटा मेरे पास तो अभी आई नहीं, तो मैं शेयर क्या करूँगा। फिर हम गए, हमने जाके उनसे कहा उसी बंदे से कि भाई आप इसको शेयर तो करें, उनके पास तो आई नहीं है। फिर जब उसने शेयर की तो वो एडिट थी। मैं फिर गया आलिया मैम के पास, नो डाउट बड़ी पोलाइटली उन्होंने हमारी बात सुनी और उसको अंडरस्टैंड किया। जो हमने उनसे कहा कि भाई हम आपका कंटेंट नहीं चला सकते, हम अपने कंटेंट चलाने के लिए पूरी चाहिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल जवाब के साथ, ताकि हमारा इदारा हमारे लिखे हुए पैकेज को उसको जो है वो लेके चलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप पहले तो उन्होंने कहा कि आप कल तक रुक जाएं। मैंने कहा भाई कल तक कैसे रुक जाए, टिकर चल गए हैं, अब टिकर चलने के बाद इदारा हमसे मांग रहा है तो हम उसको क्या दें।
फिर उनके बाद समझ में आई, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, फिर उन्होंने जो है विद इन 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर जो पूरी की लेकिन पूरी मैं शेयरिंग ओवरऑल कराई। पूछ रहा हूँ, ओवरऑल तो मीडिया के लोग खुश थे उनसे? हाँ, मीडिया के लोग खुश थे, उनकी जो मीडिया से अंडरस्टैंडिंग है, मैं कहा ना, एक सीनियर जर्नलिस्ट है और फिर इतना वसी तजर्बा है उनके पास, तो मीडिया को अंडरस्टैंड कर रही थी वो, मीडिया के चीज़ों को, इशू को, कोई भी इशू हो जाता था उसको फौरी उसको वो हल करती थी। वो जो एक वाकया हुआ था मुल्तान वाला, बाइकाट वाला, उसको भी उन्होंने हैंडल किया और हमारे साथियों से बैठ के उससे बातचीत की, क्योंकि उनको मिसगाइड किया गया था कुछ लोगों ने कि गलती हमारे जर्नलिस्ट भाइयों की, हमारे साथियों की है, लेकिन जब डिटेल बात हुई तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मामला वाकई गड़बड़ था। ठीक है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आलिया रशीद साहब ने जो है वो मीडिया को हैंडल किया, और एक बड़े अरसे के बाद पीसीबी में कोई ऐसी मीडिया डायरेक्टर आई हैं कि जो मसाइल जानती हैं जो सहाफ़ियों के, और उसको उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से रेक्टिफाई भी किया है। लेकिन जनाब एक ज़बरदस्त सबक दे दिया है मोहम्मद वसीम साहब को, इमाद वसीम साहब ने, और सबक क्या दिया है पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ कि जब 2-3 साल पहले जो है मोहम्मद वसीम जो है वो इमाद वसीम की क्रिकेट को ख़त्म कर चुके थे और कह चुके थे कि लिमिटेड प्लेयर हैं, लेकिन उन्हीं मोहम्मद वसीम के सामने जब वो मुल्तान सुल्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे, डग आउट में बैठे थे, इमाद वसीम ने क्या करारा जवाब दिया। पहले मोहम्मद वसीम की ज़रा याददाश्त वापस लेकर आते हैं और फिर इमाद वसीम ने जो उनको गजनी बनाया है वो दिखाते हैं। दिखाइए जरा। लिमिटेड प्लेयर है जनाब वाइट बॉल के, और एक लिमिटेड पर जो टाइम पे वो खेल सकते हैं। 4 मैन ऑफ द मैच है इमाद वसीम के, जब उनको प्रॉपर तरीके से खेलने का मौका मिला, एक अच्छी टीम मिली, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में प्रूव किया। पहले बॉलर ने जो इन्होंने PSL फाइनल में 5 विकेटें हासिल किए। तो मोहम्मद वसीम साहब, आपकी जो सिलेक्शन थी वो तो बढ़ गई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, पाकिस्तान को नवाज मत दो। हाँ। ये वसीम साहब जो नवाज की इतनी तारीफ नवाज रहे थे, हाँ जी हाँ, ये असल में उन्होंने नवाज की जितनी तारीफ की है, नवाज जब कोयटा से खेलते थे, जब भी वो इस कैलिबर में नहीं आते थे कि उनको इंटरनेशनल टीम में जगह दी जाए, और अब भी उनकी सूरत वहीं है, और जो वक्त गुजर रहा है वो डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पे कोई दोस्ती यारी का सिलसिला था। हाँ बिल्कुल। और दूसरा मोहम्मद वसीम साहब, आप इससे पहले भी जो है इमामुल हक के लिए कह चुके हैं कि वो वाइट बॉल का प्लेयर नहीं है, उसके बाद वनडे में उसने परफॉर्म कर दिया, फिर उसके बाद आपने अभी इसके लिए इमाद वसीम के लिए भी कह दिया। तो आप भी कैसे कह सकते हैं किसी प्लेयर के लिए कि उसकी क्रिकेट जो है वो खत्म हो गई है, लिमिटेड रिसोर्सेज का प्लेयर है, या वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता? इमाद वसीम ने जो शायद जो इनकी जो तस्वीर उनकी हुई है स्मोक करते हुए, या उसके बाद उन्होंने जो एक जेस्चर शो किया, मुझे तो लगता है शायद उन्होंने आपको ही धुएं में उड़ाया। आपको लगता है सर? शायद उनको उनकी बातें याद आ रही होंगी, लेकिन मोहम्मद वसीम ने खुद कितने इंटरनेशनल मैच खेले याद है आपको? और बस 100 के अलावा क्या है? तो भाई ये होता है, हमारे यहाँ तो बस नवाजते ही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए भी कि जब सीट पर होते हैं उनको शायद प्लेयर लिमिटेड नजर आते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के प्लेयर नजर आते हैं, उनको भी इससे सीख हासिल करनी चाहिए कि जो बातें हैं जो वापस पलट कर आती हैं आपको, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आप ही के मुल्तान सुल्तान के खिलाफ क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इमाद वसीम ने, हमेशा आपको याद रहेगी। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, असगर अजीम साहब और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।